दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं हूं विकास कालोइया। आज हम बात करेंगे गुप्त काल की, जो भारत के इतिहास का एक स्वर्ण युग माना जाता है। तो देखो, भारत के इतिहास में गुप्त काल के जैसा ऐसा कोई भी काल नहीं आया कि जो गुप्त काल के बराबरी कर सके। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में मैंने मौर्य काल के बारे में आपको बताया था। और मौर्य काल जो अशोक के बाद में, मौर्य काल में ऐसा कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ कि जो मौर्य वंश को आगे बढ़ा सके। तो धीरे धीरे अशोक के बाद में मौर्य काल धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। और मौर्य काल के पतन के बाद भारत में ऐसी कई और राजवंश आए छोटे छोटे, जिनको दबाने के लिए 3 राजवंशों ने जन्म लिया। तो देखो, जब मौर्य काल का पतन हुआ, जब दोस्तों मौर्य काल का पतन हुआ, तो एक तो शक थे और एक थे कुषाण। ये 2 राजवंश आए। शक थे, ये तो पश्चिमी भारत में अपना शासन कर रहे थे, और कुषाण थे, ये उत्तरी भारत में। तो दोस्तों, इन दोनों को दबाने के लिए, इन दोनों का सामना करने के लिए 3 राजवंश आए, जिनमें नागराज, वाकाटक और गुप्त वंश। तो देखो, जो नागराज था ये भारत में पश्चिमी भारत है, और वाकाटक था ये दक्कन वाले क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। और गुप्त वंश था ये पूर्वी भारत में। तो देखो, शक और कुषाण को दबाने के लिए नागराज, वाकाटक और गुप्त वंश, ये 3 राजवंश आए। और इनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण वंश था वो था गुप्त वंश। तो आज दोस्तों हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्त वंश की उत्पत्ति में कौन कौन से विद्वान है, कौन कौन से ग्रंथ में क्या कहते हैं, और उसके आगे हम इनके संस्थापक है, इनके प्रतापी राजाओं के बारे में। तो दोस्तों देखो, आज हम बात करेंगे गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश के बारे में, तो मौर्य काल के बाद में गुप्त वंश ही एक ऐसा राजवंश था जिसने पूरे भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। क्योंकि मौर्यों के बाद में कोई भी शक्तिशाली राजवंश नहीं था। जो गुप्त से पहले और मौर्यों के बाद में गुप्त ही आए, और गुप्तों ने ही पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का काम किया। तो दोस्तों, हम गुप्त वंश की उत्पत्ति की जब बात करते हैं, उत्पत्ति में मौर्यों की तरह ही गुप्तों को भी अलग अलग श्रेणी में बताया गया है। जैसे डॉक्टर केपी के अनुसार, डॉक्टर केपी जायसवाल है, इन्हें शूद्र बताते हैं। शूद्र मतलब है निम्न श्रेणी का
और उसके बाद हम बात करें एलन की, ये भी विद्वान थे एलन अल्लेकर महोदय, और रोमिला थापर। एलन अल्लेकर, रोमिला थापर, इन्हें वेश्य की श्रेणी में रखा, वेश्य बताया। और हम बात करें अपने डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और रमेश मजूमदार की, तो ये इन्हें क्षत्रिय की श्रेणी में रखते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर दशरथ भी ओझा, गौरीशंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार और दशरथ ओझा को भी अपन डॉक्टर दशरथ ओझा भी इन्हें क्षत्रिय की श्रेणी में रखते हैं। और हम बात करें डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने डॉक्टर हेमचंद्र राय इन्हें ब्राह्मण बताते हैं। तो दोस्तों, ये जो उत्पत्ति के बारे में और जो बच्चे कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सा भी राजवंश हो, उनकी उत्पत्ति के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में क्षत्रिय बताने वाले विद्वान कौन कौन थे, इनमें से नहीं है। तो जैसे मान लो कि पूछ ले कि क्षत्रिय नहीं है, तो क्षत्रिय में हमें डॉक्टर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार और आगे जो दशरथ ओझा है इसके बारे में दे देगा और एक इनमें से दे देगा। तो हमें अगर पता है तभी हम इसको सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, इनके बारे में, उत्पत्ति के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें गुप्त काल की टाइमिंग की बात करें तो एनसीईआरटी की जो बुक है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें और हिंदी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उनके अनुसार गुप्त काल को अलग अलग टाइमिंग बताया गया है। तो देखो, टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो अपने जैसे इनका गुप्त काल का जो प्रतापी शासक था, जो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य कहते थे, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो देखो दोस्तों, हम बात करें एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से तो चंद्रगुप्त का जो टाइमिंग है वो 319 से लेके 334 और 35 ईसा पूर्व का समय बताया गया है। और उसके बाद हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को 335 ईसा पूर्व से लेकर
80 ईसा पूर्व तक का इसका समय है, ईसा तक का। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, इनके बारे में हम बात करें तो 380 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इनका समय माना गया है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त का जो समय है वो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 412 ईसा पूर्व से लेके 454 ईसा पूर्व तक माना गया है। और बात करें स्कंदगुप्त की तो 455 ईसा पूर्व से, ईसा से लेकर, पूर्व नहीं आएगा बीच में, इससे ही आएगा, 455 ईसा से लेके 467 ईसा तक इसका समय माना गया है। अब देखो हम बात करें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये जो सारणी थी समय पीरियड की, टाइम पीरियड की, ये तो थी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी पुस्तक के हिसाब से। और अब हम बात करें इनकी, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनका जो टाइम पीरियड है वो जो चंद्रगुप्त का है वो 319 ईसा से लेकर 325 ईसा तक का बताया गया है। उसके बाद समुद्रगुप्त का 325 से लेकर 375 ईसा का बताया गया है। और बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, तो चंद्रगुप्त सेकंड 375 से 412। और बात हम आगे कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त का जो टाइमिंग पीरियड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से, तो वो है 412 से लेके 455। और स्कंदगुप्त 455 से 467। तो दोस्तों अब हमें हिंदी ग्रंथ अकादमी के हिसाब से बात करें, देखो इतिहास, अगर इतिहास में अगर रुचि पैदा करो तभी इतिहास है वो समझ में आती है। अगर आप इतिहास से अगर इतिहास में रुचि नहीं रखेंगे तो इतिहास आपको कभी भी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि इतिहास है उसको समझना और उसके लिए हमें टाइम निकाल कर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतिहास को टाइम के हिसाब से पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब इतिहास के हम सभी शासकों के टाइमिंग की बात करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं, लेकिन इनके टाइम के बारे में हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपको ये क्योंकि जो कंफ्यूजन है इसको दूर कर रहा हूँ। जो एनसीईआरटी जो किताब है उसमें इनका टाइम अलग बता रखा है, थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में इनका जो टाइमिंग है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और यहाँ पर भी कंफ्यूजन है। यहाँ ये पूरे के पूरे में एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में बहुत अंतर आया है। और इसी तरह हम बात करेंगे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उसके बारे में, तो इनका जो समय है वो 320 से, आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं क्योंकि आप इसकी स्क्रीनशॉट देना है इसके बाद में, 320 से 335 से, और 335 से 375 ईस्वी, और 375 से 412, और नहीं 414 है, सॉरी 414, और 414 से 455 है, 455 से 467। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे गुप्त काल की। और गुप्त काल में
गुप्त काल का जो संस्थापक है वो श्री गुप्त को माना जाता है। और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और श्री गुप्त की हमें जानकारी कहां कहां से मिलती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले तो, और फिर श्री गुप्त के बाद में हम बात करेंगे घटोत्कच की, और घटोत्कच के बाद में आज हम चंद्रगुप्त की बात करेंगे। तो देखो हम बात करेंगे इसके श्री गुप्त की, जो गुप्त काल का संस्थापक है श्री गुप्त। श्री गुप्त काल का जो टाइमिंग पीरियड है वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी माना गया है। तो दोस्तों श्री गुप्त का हमें कहां कहां से कौन कौन से अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि गुप्त काल का संस्थापक श्री गुप्त ही था। तो दोस्तों समुद्र गुप्त का आपने नाम सुना होगा। समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे वो थे हरिसेन। इसमें हमें समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में और कुमार गुप्त की विल्सन अभिलेख में और स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख में हमें पता चलता है कि गुप्त काल का जो संस्थापक है वो श्री गुप्त है। श्री गुप्त ज्यादा प्रतापी शासक नहीं होने के कारण इन्होंने एक टाइटल ग्रहण किया जिसको कहते हैं महाराजा। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, और चीन का एक यात्री जिसका नाम है इति सिंह, और इति सिंह ने श्री गुप्त का नाम चेलिकेतो के नाम से इन्होंने उल्लेख किया है। तो एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि चीनी यात्री इति सिंह ने श्री गुप्त को चेलिकेतो के नाम से, मैं लिख देता हूं, इति सिंह ने श्री गुप्त को चेलिकेतो के नाम से इनका नाम उल्लेखित किया है, चेलिकेतो। ठीक है। उसके बाद में आपको श्री गुप्त की छोटी सी जानकारी और हम डॉक्टर केपी जायसवाल की बात करें और डॉक्टर स्मिथ की बात करें तो वो श्री गुप्त को लिच्छवियों का सामंत बताते थे। वो बताते हैं कि श्री गुप्त है ये लिच्छवी राजवंश था, उसका सामंत था। कौन? श्री गुप्त। तो श्री गुप्त के बारे में दोस्तों आपके लिए इतना ही। आगे हमें श्री गुप्त के उत्तराधिकारी की जब बात करें तो इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच है। घटोत्कच ये महाभारत वाला नहीं है भाई, जो भीम का पुत्र था वो अलग है, ये घटोत्कच अलग है। इन्होंने भी ये बोला कि मेरे पिता ने महाराजा की उपाधि धारण की तो मैं भी किसकी उपाधि धारण करूं? महाराजा की। तो इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की। इनका जो टाइमिंग था, टाइम पीरियड, वो 280 से 319 ईस्वी। तो दोस्तों श्री गुप्त और घटोत्कच के बारे में आपको यही याद रखना है, क्योंकि श्री गुप्त ने और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की, और हमें श्री गुप्त को इति सिंह के यात्रा वृतांत में चेलिकेतो नामक श्री गुप्त के बारे में बताया गया है। और डॉक्टर केपी जायसवाल और डॉक्टर स्मिथ के अनुसार हमें श्री गुप्त को लिच्छवी राजवंश का सामंत बताया गया है। तो दोस्तों अब इससे आगे आने वाला जो प्रतापी शासक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, और गुप्त काल का प्रतापी शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। वैसे तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त के बाद में जो भी जितने भी जो शासक आए वो प्रतापी थे, क्योंकि गुप्त काल है कला और साहित्य के रूप में भी इन्होंने इनको
स्वर्ण युग के नाम से जाना गया गुप्त काल को। तो देखो इसका जो टाइम था 319 से लेके 335। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त ने जब इनके दादा और पिता ने महाराजा की उपाधि धारण की, तो ये किसकी उपाधि धारण करेगा? हमारे एक समाज में कहावत है कि तीसरी पीढ़ी मतलब या तो उससे नीचे चले जाएगी और या फिर दादे से ऊपर जाएगी। तो इसके दादा महाराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त किसकी? ये बोला मैं मेरे दादा से बड़ा, तो मतलब प्रतापी शासक था। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। थोड़ा ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि चंद्रगुप्त है वो मौर्य काल में, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड है, उसको हम विक्रमादित्य के नाम से पुकारते हैं। तो देखो इन्होंने 319 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत की स्थापना की। किसकी? गुप्त संवत की। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है की स्थापना की थी। कई बार कंपटीशन एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों शक संवत मतलब गुप्त वंश से पहले कौन सा जो वंश था वो था शक, और शक ने शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में की और गुप्त संवत की स्थापना 319 में हुई। तो इनके बीच में 241 वर्ष का अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों एक बार इसको थोड़ा ध्यान में रखना, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न आते भी हैं। तो उसके बाद में इन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। और उसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे हैं इनके विवाह शादी की। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला इतना छोटा और छोटी सोच वाला शासक तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाने के लिए सुरक्षा का संबंध स्थापित करने के लिए लिच्छवी राजवंश की, ये लिच्छवी राजवंश कहा था उसका कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। लिच्छवी राजवंश, ये तो लिच्छवी राजवंश हो गया। और इन्हें अपने गुप्त वंश को जो राजा है इन्हें अपने चंद्रगुप्त हो गयो। और लिच्छवी राजवंश की जो राजकुमारी जिसका नाम क्या था? कुमार देवी। इन दोनों के बीच में विवाह संपन्न होता है। चंद्रगुप्त ने रच दी शादी। इन दोनों के बीच में विवाह संपन्न। और चंद्रगुप्त का विवाह संपन्न का मतलब है उन्होंने, इनके पीछे यही उद्देश्य था कि हमें सुरक्षा संबंध स्थापित करने हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त की सोच थी कि मैं पूरे भारत के ऊपर राज करूं, पूरे भारत के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं उनको अपने राज्य में मिलाकर उनको एक करके और उनके ऊपर हम शासन करें। तो चंद्रगुप्त ने कुमार देवी से विवाह किया और इनके द्वारा गुप्त सिक्के भी चलाए गए। और दोनों के बीच में अच्छा प्रेम प्रसंग होने के कारण, दोनों में अच्छा प्रेम विमोह होने के कारण इन्होंने सिक्कों के जो नाम रखा चंद्रगुप्त
कुमार देवी के नाम से इन्होंने सिक्के चलाए और चंद्रगुप्त ने कुमार देवी के राजवंश का सिक्कों के ऊपर नाम खुदवाया, लिच्छवे ये आएगा, लिच्छवे ऐसा है, ठीक है, लिच्छवे। तो इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया और कुमार देवी के नाम से इन्होंने गुप्त सिक्के चलाए और लिच्छवे राजवंश का नाम खुदवाया। और आगे हम इसके बाद में बात करेंगे समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त का बस इतना ही हमें पढ़ना है, ज्यादा कोई, वैसे तो इतिहास में कितना भी बड़ा टॉपिक बना लो, लेकिन हमें महत्वपूर्ण बातें पढ़नी है। तो समुद्रगुप्त इसका जो दूसरा शासक है, चौथा है वैसे तो, क्योंकि सूर्यगुप्त, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त। और ये भी बहुत महान सम्राट की दृष्टि में देखा जाता है। तो दोस्तों आज थोड़ा ही पढ़ेंगे इसके बारे में, इनके परिचय के बारे में पढ़ लें और हम कल इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो समुद्रगुप्त जिसका जो टाइम पीरियड था वो आता है 335 से लेकर 380, लेकिन माना जाता है कि 335 और 340 के बीच में 340 में समुद्रगुप्त ने अपने भाई काचगुप्त के साथ युद्ध किया और काचगुप्त की हत्या करने के बाद इन्होंने राज्याभिषेक किया। लेकिन कई किताबों में हमें इनका कार्यकाल 335 से ही देखने को मिलता है, तो आपको 335 ही याद रखना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबें जो बातें बताती है उन्हें ही हमें मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो तो हम उसके लिए हम कोर्ट में और भी हमें उसके बारे में हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी प्रयाग प्रशस्ति को ही जाना जाता है, और जिसके कवि हरिसेन है, जो मैंने आपको पहले बताया था। और हरिसेन ने इसमें लिखा कि इन्होंने आर्यवर्त के 9 राजा और अपने जो दक्षिणावर्त है उसके 12 राजाओं को हराकर उनके साम्राज्य को, अपने 9 राजाओं का तो साम्राज्य मिला लिया था, लेकिन 12 राजाओं के साम्राज्य का उनको परास्त करके और उनके राज्य को फिर उन्होंने वापस लौटा दिया। तो ये बहुत बड़ा काम था समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त को डॉक्टर स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों कल हम विस्तार पूर्वक समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, तो जय